हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आधुनिकीकरण के बारे में जानेंगे समाजशास्त्रियों द्वारा। देखिए, परंपरागत समाजों में होने वाले परिवर्तन या औद्योगिकरण के कारण पश्चिमी समाजों में आए परिवर्तन को समझाने और साथ ही दोनों में भिन्नता को प्रकट करने के लिए विद्वानों ने आधुनिकीकरण की अवधारणा को जन्म दिया। एक तरफ उन्होंने परंपरागत समाज को रखा और दूसरी तरफ आधुनिक समाज को। इस प्रकार से उन्होंने परंपरागत वर्सेस आधुनिकता को जन्म दिया। इसके साथ ही जब पाश्चात्य विद्वान उपनिवेशों और विकसित देशों में होने वाले परिवर्तन की चर्चा करते हैं तो भी वे आधुनिकीकरण की अवधारणा का सहारा लेते हैं। कुछ लोगों ने आधुनिकीकरण को एक प्रक्रिया के रूप में माना तो कुछ ने एक प्रतिफल के रूप में माना। जैसे समाजशास्त्री आइजन स्टैंड ने इसे एक प्रक्रिया मानते हुए लिखा है कि ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिकीकरण उस प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की ओर परिवर्तन की प्रक्रिया है जो कि 17वीं और 19वीं शताब्दी तक पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में और 20वीं शताब्दी तक एशिया और अमेरिकी देशों में विकसित हुई। वहीं श्रीनिवास जी के अनुसार आधुनिकीकरण की प्रक्रिया किसी एक ही दिशा में या क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को प्रकट नहीं करती, बल्कि यह एक बहुदिशा वाली प्रक्रिया है। साथ ही यह किसी प्रकार का मूल्यों से बंधी हुई नहीं है, ये जो आधुनिकताकरण है। लेकिन कभी कभी इसका अर्थ अच्छाई और इच्छित परिवर्तन से लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लेंगे तो जब कोई यह कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक संस्थाओं का आधुनिकीकरण हो रहा है, तब उसका उद्देश्य आलोचना करना नहीं होता है, बल्कि उनमें जो परिवर्तन आ रही हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों को बताना है। अब हम कुछ और विद्वानों द्वारा आधुनिकीकरण की परिभाषा और अर्थ को समझेंगे। देखिए, अब तक अलग अलग विद्वानों ने आधुनिकीकरण पर बहुत कुछ लिखा है और अनेक रूपों में उन्होंने परिभाषित भी किया है। यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों द्वारा दिए गए परिभाषा और अर्थ को समझेंगे। जिससे पहले समाजशास्त्री हैं मेरिल जे लेविस। इन्होंने आधुनिकीकरण को प्रौद्योगिक वृद्धि के रूप में परिभाषित किया है। इन्होंने लिखा है, मेरी आधुनिकीकरण की परिभाषा शक्ति के जड़ स्रोतों और प्रयत्न के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उपकरणों के प्रयोग पर आधारित है। मैं इस दो तत्वों में से प्रत्येक को शाश्वत का आधार मानता हूँ, यानी कि जो यंत्र है और जो जड़ शक्ति प्रयोग की जाती है, जैसे कि हम कह सकते हैं पेट्रोल, डीजल, कोयला, जल विद्युत, अणु शक्ति, और ये क्या है, ये जड़ शक्ति, और साथ ही यंत्र के प्रयोग। ये दो चीज़ों को उन्होंने महत्व दिया अपने परिभाषा में। देखिए, किसी भी समाज में विशेष को कितना आधुनिक कहा जाए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ जड़ शक्ति या फिर यंत्र का कितना प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह से जड़ शक्ति और यंत्र को प्राथमिकता दी अपनी परिभाषा में समाजशास्त्री लेविस ने। वहीं समाजशास्त्री डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने बताया है कि साधारणतः आधुनिकीकरण होने का अर्थ फैशन से लिया जाता है। वे आधुनिकीकरण को एक सांस्कृतिक प्रयत्न मानते हैं जिसमें तार्किक अभिवृत्ति, सार्वभौम दृष्टिकोण, परानुभूति, वैज्ञानिक विश्व दृष्टि, मानवता, प्रौद्योगिक प्रगति, इन सभी को उन्होंने शामिल किया अपने परिभाषा के अंतर्गत। वहीं डॉक्टर सिंह आधुनिकीकरण पर किसी एक ही नृजातीय समूह या सांस्कृतिक समूह का स्वामित्व नहीं मानते, बल्कि संपूर्ण मानव समाज का अधिकार मानते हैं। तो इस तरह से योगेंद्र सिंह ने अपनी परिभाषा में इन बातों को लिखा। वहीं समाजशास्त्री डेलियो लर्नर ने अपने पुस्तक द फैशन ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी मॉडर्नाइजेशन द मिडिल ईस्ट में आधुनिकीकरण का पश्चिम मॉडल स्वीकार किया। उन्होंने कुछ विशेषताओं को बताते हुए अपनी परिभाषा को दिया। जैसे कि उनकी विशेषता थे कि अगर कहीं पे भी आधुनिकीकरण है तो वहाँ पे बढ़ता हुआ नगरीकरण देखने को मिलेगा, बढ़ती हुई साक्षरता देखने को मिलेगी। बढ़ती हुई साक्षरता अलग अलग साधनों जैसे समाचार पत्रों, पुस्तकों, रेडियो आदि, इन सभी का प्रयोग द्वारा शिक्षित लोगों के विचार विनिमय में सहभागिता बढ़ती हुई दिखाई देगी। और साथ ही उन्होंने लिखा कि इन सभी से मनुष्य की क्षमता में वृद्धि होती है, राष्ट्र की आर्थिक लाभ होता है राष्ट्र को, और जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी बढ़ता है उस देश में। तो इस तरह से राजनीतिक जीवन की विशेषताओं को भी उन्होंने बतलाया अपनी विशेषता के अंतर्गत कि जो राजनीतिक जीवन है वो भी उन्नतशील होती है। इस तरह से लर्नर जी विशेषताओं से ये स्पष्ट करते हैं कि शक्ति, तरुणाई,
निपुणता और तार्किकता के रूप में व्यक्त करते हैं वो मतलब आधुनिकीकरण की परिभाषा को। वे आधुनिकीकरण को प्रमुखतः मस्तिष्क की एक स्थिति के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रगति की अपेक्षा वृद्धि की ओर झुकाव और परिवर्तन के अनुरूप अपने को ढालने की तत्परता के रूप में उन्होंने अपनी परिभाषा को बतलाया है। देखिए, परानुभूति की भी आधुनिकीकरण का एक मुख्य तत्व है, जिसमें अन्य लोगों के सुख दुख में भाग लेने और संकट के समय उनको सहायता देने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। तो इस तरह से इन सभी बातों को समाजशास्त्री डैनियल लर्नेस ने अपने परिभाषा के अंतर्गत रखा, या फिर आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है उसे बताते हुए इन विशेषताओं को रखा। वहीं देखिए, श्रीनिवास जी ने सोशल चेंज इन मॉडर्नाइजेशन इंडिया, जो कि 1966 में आई थी, उनकी पुस्तक, और मॉडर्नाइजेशन ए फ्यू क्वेरीज, जो कि 1969 में आधुनिकीकरण के संबंध में उन्होंने इन पुस्तकों में अपने विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने आधुनिकीकरण को एक तटस्थ शब्द नहीं माना था। श्रीनिवास जी के अनुसार आधुनिकीकरण का शब्द जो अर्थ है वो ज़्यादातर अच्छाई से वो लेती हैं। किसी भी पश्चिम देश में प्रत्यक्ष या परोक्ष संपर्क के कारण किसी गैर पश्चिम देश में होने वाले परिवर्तन के लिए प्रचलित शब्द आधुनिकीकरण है। और साथ ही उन्होंने आधुनिकीकरण में कुछ बातों को शामिल किया, जैसे कि उन्होंने बताया कि बढ़ता हुआ नगरीकरण, साक्षरता का प्रसार, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, वयस्क मताधिकार और तर्क का विकास, ये सभी आधुनिकता के कारण होते हैं। यानी इन सभी बातों को उन्होंने अपने आधुनिकीकरण के अंतर्गत शामिल किया। और साथ ही श्रीनिवास जी ने आधुनिकीकरण के 3 प्रमुख क्षेत्रों को बताया। पहला तो भौतिक संस्कृति का क्षेत्र। देखिए, भौतिक संस्कृति के अंतर्गत तो उन्होंने तकनीकी से संबंधित सभी चीज़ों को रखा, और दूसरा सामाजिक संस्थाओं का क्षेत्र, और तीसरा ज्ञान मूल्य और मनोवृत्तियों का क्षेत्र। देखिए, ऊपरी तौर पर तो ये तीनों क्षेत्र अलग अलग मालूम पड़ते हैं, लेकिन ये परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। अब हम समाजशास्त्री A.R. देसाई जी ने जो आधुनिकीकरण के बारे में बताया है, या उन्होंने अपनी जो परिभाषा या विचार को व्यक्त किए हैं आधुनिकीकरण के पक्ष में, उसको हम समझेंगे। देखिए, A.R. देसाई ने आधुनिकीकरण का प्रयोग केवल सामाजिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं पर तक विस्तृत मानते हैं। जैसे बौद्धिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण का अर्थ तर्क शक्ति का बढ़ना वो मानते हैं। भौतिक व सामाजिक घटनाओं की तार्किक व्याख्या की जाती है। बौद्धिक क्षेत्र में ईश्वर को आधार मानकर किसी भी घटना को स्वीकार नहीं किया जाता। इसमें धर्म निरपेक्ष तार्किकता का ही परिणाम है कि जिसके फलस्वरूप अलौकिक जगत के स्थान पर इस दुनिया का मतलब कि दृष्टिकोण पनपता है कि कोई भी अलौकिक दृष्टि जो दुनिया है वो नहीं है। वहीं सामाजिक क्षेत्र में अगर ले तो सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है। पुरानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक धारणाओं को तोड़कर व्यक्ति नए प्रकार के व्यवहार को अपनाते हैं। और साथ ही वे लिखते हैं कि सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है, यानी कि व्यक्ति के व्यवसायिक व राजनीतिक कार्यों में परिवर्तन आता है। प्रदत्त के स्थान पर अर्जित पदों का महत्व अब बढ़ता है आधुनिकता के अंतर्गत। और फिर वे राजनीतिक क्षेत्र में लिखते हैं कि सार्वभौमिक सत्ता की वैधता अलौकिक शक्ति के प्राप्त न होकर नगरियों द्वारा प्राप्त की जाती है। यानी कि जो अगर आधुनिकीकरण के अंतर्गत जो राजनीतिक क्षेत्र है वहाँ पे भी अलौकिक शक्ति को महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि नगरीय विचारों को दिया। और दूसरा पॉइंट में लिखते हैं कि राजनीतिक शक्ति का लोगों में वयस्क मताधिकार के आधार पर हस्तांतरण भी होता है। और साथ ही समाज की केंद्रीय कानून, प्रशासकीय और राजनीतिक संस्थाओं का विस्तृत प्रसार होता है। आधुनिकीकरण के अंतर्गत प्रसारों के द्वारा जनता की भलाई की नीति अपनाई जाती है आधुनिकता के अंतर्गत। तो इस तरह से ये जो राजनीतिक क्षेत्र है इसको बतलाया। और उन्होंने फिर आर्थिक क्षेत्र को भी बताया है। A.R. देसाई ने उन्होंने आर्थिक क्षेत्र को बताते हुए लिखा है कि उत्पादन, वितरण, यातायात और संचार आदि में पशु और मानव शक्ति के स्थान पर जड़ शक्ति का प्रयोग होता है आधुनिकता के अंतर्गत। आर्थिक क्रियाओं पर परंपरागत स्वरूप से अलग रखा जाता है। और साथ ही मशीन, तकनीकी और औजारों का प्रयोग होता है।
उच्च तकनीकी के प्रभाव के कारण उद्योग, व्यवसाय, व्यापार आदि में वृद्धि होती है। आधुनिकता के अंतर्गत आर्थिक कार्यों में विशेषीकरण बढ़ता है, साथ ही उत्पादन, उपभोग, बाजार में वृद्धि होती है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन और उपभोग में वृद्धि होती है। बढ़ता हुआ औद्योगिकरण, जिससे हम आर्थिक आधुनिकीकरण की मुख्य विशेषता कह सकते हैं। तो आर्थिक क्षेत्र में इन बातों को शामिल किया और फिर उन्होंने पारिस्थितिकीय क्षेत्र में भी नगरीय की जो वृद्धि होती है इसे भी बतलाया, और साथ सांस्कृतिक क्षेत्र में जो बदलाव हुए आधुनिकीकरण के अंतर्गत उसे भी बतलाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का विस्तार और विशेष प्रकार की शिक्षा देने वाली संस्थाओं में वृद्धि हुई आधुनिकीकरण के अंतर्गत। नए संस्कृति दृष्टिकोण का विकास, जो कि उन्नत व सुधार, योग्यता, सुख और साथ ही अनुभव, क्षमता पर जोर, ये सभी बातें भी आधुनिकीकरण के अंतर्गत ही है। सभी प्रकार के समाजों के साथ समायोजन करने की धारणा जो विकसित हुई, रुचि का बढ़ना, दूसरे लोगों की प्रति परानुभूति का बढ़ना, दूसरों का सम्मान करना, ज्ञान और तकनीकी में विश्वास पैदा होना और व्यक्ति को उसके कार्यों के प्रतिफल मिलना और मानवतावाद में विश्वास करना। साथ ही समाज द्वारा ऐसी संस्थाओं और योग्यताओं का विकास करना जिसकी लगातार बदलती हुई मांगों और समस्याओं में समायोजन किया जा सके। तो ये सभी बातें कहीं ना कहीं देसाई ने आधुनिकीकरण को एक विस्तृत क्षेत्र के संदर्भ में देखा, जिसमें समाज और संस्कृति के सभी पहलुओं को आते हैं। तो इस तरह से देसाई जी ने अपनी बात को रखा आधुनिकीकरण के अंतर्गत। तो दोस्तों, मेरे वीडियो में काफ़ी साउंड पॉल्यूशन आता होगा, लेकिन क्या करूं दोस्तों, यहाँ पे साउंड पॉल्यूशन की वजह से ही मैं डेली वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ। इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। यहाँ पे हमेशा जैसे गांव में ऐसा लग रहा है ना जैसे होड़ लग गई है कि रोज़ हम हरि भजन कीर्तन कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि डीजे बाजा बजाएंगे, इसलिए मैं डेली वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो मेरी परिस्थिति को समझिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट हमेशा करते रहिएगा।